गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम झकास। हाँ जी। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं? हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं? हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, है ना। हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज हमने पढ़ लिया, लेटर सीरीज पढ़ लिया, पेयर फॉर्मेशन पढ़ लिया, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, जम्बलिंग और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर भी हमने पढ़ लिया। अल्फाबेट से रिलेटेड ये 7 टॉपिक थे और ये सातों टॉपिक हमने पढ़ लिए, है ना। और अब मतलब रीजनिंग कुछ ऐसा लगने लगा है कि हाँ, अब हम रीजनिंग कुछ जानते हैं। अब हम रीजनिंग कुछ बना सकते हैं। मतलब ये समझ लो कि अगर 25 क्वेश्चन है ना, तो 25 में से कम 7 या 8 क्वेश्चन तुमने बना लिए। अगर 30 हैं तो 30 में से भी बेटा लगभग मतलब 7 8 9 क्वेश्चन आप लोगों के बन चुके हैं। मतलब रीजनिंग में एक लेवल पूरा हो चुका है और 1 महीना हमारे इस बैच को पूरा हो चुका है। ये बैच, आज क्लास नहीं है क्या? क्लास नहीं चल रही क्या? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? क्लास चल रही है कि नहीं चल रही? क्या लाइव हूं मैं? बेटा प्रैक्टिस सेट मैंने दे दिए हैं, क्योंकि एप्लीकेशन में थोड़ी सी अभी टेक्निकल काम चल रहा है। हमारे टेक्निकल एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, इसीलिए शायद वो प्रैक्टिस सेट अभी अपलोड नहीं हो पाया। जैसे ही पोर्टल एकदम परफेक्ट होगा, है ना, तुरंत की तुरंत सारे प्रैक्टिस सेट बेटा अपलोड हो जाएंगे। सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड हो जाएंगे, है ना। हाँ। तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा था? मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि अल्फाबेट से हाँ, इस बैच को 1 महीना हो चुका है और उस पूरे 1 महीने में हम अल्फाबेट का सब कुछ पढ़ चुके हैं। बस एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है रिलेटेड टू अल्फाबेट। क्यों ना उस टॉपिक को भी खत्म कर लें, फिर फाइनली अल्फाबेट खत्म हो जाएगा ना। फाइनली अल्फाबेट सब कुछ निपट ही जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक है, मैट्रिक्स ऑब्लिक ट्रेंड्स। ठीक है, ये एक टॉपिक है, मैट्रिक्स ऑब्लिक ट्रेंड्स। इसको मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसको कहीं कहीं ट्रेंड्स भी कहते हैं। बस एक ये छोटा सा टॉपिक है रिलेटेड टू अल्फाबेट। तो क्यों ना इसको भी आज हम निपटा ही देते हैं। निपटा दे। हाँ। सर, इसको छोड़ क्यों रहे हो? मैट्रिक्स ऑब्लिक ट्रेंड्स, इसको भी आज हम निपटा ही देते हैं। और इसमें क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में बनते हैं, देखो। मैट्रिक्स, जैसे कि आपको नाम से पता है कि एक मैट्रिक्स आती है आप व्यू। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं ना, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं मैट्रिक्स की, तो 2000, जब, है ना, 2017 से पहले की अगर मैं बात करूं, तो 2017 से अगर मैं पहले की बात करूं, तो 2017 से पहले हर बार बेटा एक क्वेश्चन कंफर्म था। हर बार एक क्वेश्चन कंफर्म था कि मैट्रिक्स का आना ही आना है। मतलब एक क्वेश्चन डेफिनेटली श्योरिटी थी कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, मतलब हर बार एक क्वेश्चन कंफर्म था। लेकिन अगर पिछले 2 3 सालों से देखा जाए, तो पिछले 2 3 सालों से ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम में आ नहीं रहा। हालांकि क्वेश्चन में होता क्या है सर? क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होता है। एक मैट्रिक्स दी होती है। अच्छा, हमारे एग्जाम में जनरली 2 मैट्रिक्स आती थी, लेकिन अगर कभी इन फ्यूचर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो 2 की जगह 3 मैट्रिक्स भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं और 1 भी आ सकती है। कितनी भी मैट्रिक्स हमारे एग्जाम में आ सकती हैं, हम ये डिफाइन नहीं कर सकते। 2 भी आ सकती हैं, 3 भी आ सकती हैं और 4 भी आ सकती हैं। कितनी भी मैट्रिक्स हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। समझ रहे हो? कितनी भी मैट्रिक्स आ सकती है हमारे एग्जाम में, 2 3 4, कितनी भी। जैसे एक मैट्रिक्स है 0 1 2 3, है ना, 0 1 2 3, ये मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स के अंदर ना कुछ कुछ लेटर्स होते हैं, है ना, कुछ कुछ लेटर्स होते हैं, जैसे के, पी, आई, एन, डी, के, पी, आई, एन, डी, के, पी, आई, एन, डी, के, लाइक दिस। और एग्जाम में ना एक वर्ड दिया होता है, एग्जाम में एक वर्ड दिया होता है, जैसे कि वर्ड है काइंड। और हमसे पूछा जाएगा बताओ काइंड वर्ड की कोडिंग क्या होगी। ये भी जो है ना, ये भी एज ए कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है।
ये जो है ना, ये भी किसका पार्ट है, ये भी कोडिंग का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, ये कोडिंग का ही पार्ट है। समझ रहे हो, ये कोडिंग का ही एक पार्ट है। जैसे काइंड वर्ड को किस वर्ड में हम कोड कर सकते हैं, ये भी कोडिंग का ही पार्ट है। अब बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ऑप्शंस यहाँ पे दिए होंगे, जैसे कि 0 0 दिया है, 0 1 दिया है, 0 0 0 1 0 2 0 3, है ना। कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाएंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाएंगे, 1 1 1 2 1 3 एंड 1 0। कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाएंगे। जैसे कि ऑप्शन सी दिया हुआ है यहाँ पे 2 2, है ना, 1 3 एंड 1 3 एंड 3 1 एंड 2 1। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं 2 2 1 3, है ना, 2 2 1 3 एंड 1 2 एंड 2 1। और इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो काइंड वर्ड की कोडिंग को रिप्रेजेंट करता है? प्रैक्टिस वाली पीएनजी मैंने बताई तो है बेटा। अभी कुछ काम चल रहा है बेटा, चिंता मत करो। बताओ, यहां पर हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज, जी तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहां पर एग्जैक्टली चल पता है क्या रहा है? यहां पर ये चल ये रहा है, यहां पर चल ये रहा है कि हम एक लेटर को ना नंबर में कोड कर रहे हैं। अच्छा, लेटर को नंबर में कोड कैसे करते हैं? तो देखो, मैट्रिक्स का ये रूल होता है, मैट्रिक्स का ये रूल होता है किसी भी लेटर को नंबर में कोड करने का। जैसे कि ये लेटर के है, तो ये जो के लेटर है ना, इसकी कोडिंग पता है कैसे होगी? पहले रो का नंबर, फिर देन कॉलम का नंबर। तो रो का नंबर 0, कॉलम का नंबर 0, तो ये 0 0 से कोड हो गया। लेकिन जो के है वो सिर्फ एक जगह नहीं है बेटा, के हमें और भी जगह देखने को मिल सकता है। के हमें सर यहाँ भी देखने को मिल रहा है, इसकी कोडिंग हो गई 1 1 से, इसकी कोडिंग हो गई 1 1 से। सर के हमें यहाँ भी देखने को मिला, इसकी कोडिंग हो गई 2 2 से, इसकी कोडिंग हो गई 2 2 से। सर के हमें यहाँ भी देखने को मिला, इसकी कोडिंग हो गई 3 से, 3 3 से। तो कोई भी एक जो लेटर है, कोई भी एक जो लेटर है वो मल्टीपल, है ना, मल्टीपल नंबर से कोड किया जा सकता है। सर क्या ये सर ये बताओ, सर क्या ये जरूरी है कि हमेशा पहले रो का नंबर लेंगे देन कॉलम? हाँ जी, बिल्कुल ये जरूरी है, पहले रो का नंबर लोगे देन कॉलम। अगर इनवर्स मैट्रिक्स नहीं है तो कभी कभी एग्जाम में ना इनवर्स मैट्रिक्स भी हो सकती है। कभी कभी एग्जाम में हमारे इनवर्स मैट्रिक्स भी दे सकते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स का मतलब समझ रहे हो कि पहले कॉलम का नंबर देन रो का नंबर, पहले कॉलम देन रो। सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे एग्जाम में नॉर्मल मैट्रिक्स है या इनवर्स मैट्रिक्स है? पता ऐसे चलेगा, पता है कैसे चलेगा? पता हमें ऐसे चलेगा
कि हमारे एग्जाम में जब ये मैट्रिक्स बन के आएगी तो उसके नीचे ना कुछ एग्जाम्पल्स लिखे होंगे। उसके नीचे क्या लिखे होंगे? कुछ एग्जाम्पल्स लिखे होंगे। उन एग्जाम्पल्स को पढ़कर हमें समझना है कि हमारी जो कोडिंग है वो नॉर्मल मैट्रिक्स है या इनवर्स मैट्रिक्स है। ये एग्जाम्पल लिखे होंगे। जैसे कि यहाँ पे जो पी लेटर है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ बेटा 0 1 में। पी को 0 1 में चेंज कर दिया, लेकिन पी यहाँ भी है, इसको चेंज कर दिया 1 2 में। लेकिन पी यहाँ भी है, इसको चेंज कर सकते हैं हम 2 3 में। और पी बेटा बस। तो पी की कोडिंग ये हो गई। अब एग्जाम में इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करके। यहाँ पे ना हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को क्या करना होता है? हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना होता है। हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो ना भैया। आपसे पूछना है, आपसे पूछना है, पूछ नहीं रहे हो, बस आपसे पूछना है, आपसे पूछना है, यही चला रहे हो। तो पूछ लो क्या पूछना चाहते हो। अच्छा, जब हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करेंगे ना, तो ऑप्शन को बेटा आगे से चेक मत करो, ऑप्शन को ना पीछे से चेक करो। क्योंकि जब तुम पीछे से चेक करोगे तो ऑप्शन एलिमिनेशन के चांस सबसे जल्दी है। जैसे मान लो ये 0 3 है। अगर मान लो ऑप्शन ए सही है तो ये 0 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर 0 3 रिप्रेजेंट करेगा डी को। जरा चेक करना, क्या वाकई में 0 3 डी को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या वाकई में 0 3 डी को रिप्रेजेंट कर रहा है? जरा चेक करो, क्या 0 3 डी को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर अगर मैं ध्यान से देखूं तो सर 0 यहां पर है, 3 यहां पर है। सर 0 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 3 रिप्रेजेंट कर रहा है एन को। 0 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि 0 3 किसके लिए होना चाहिए? डी के लिए होना चाहिए। 1 0, सर 1 यहाँ 0 यहाँ, सर 1 0 रिप्रेजेंट कर रहा है डी को। 1 0 डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए दो ऑप्शन क्या हो गए? दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। इसीलिए हमारे दो ऑप्शन क्या हो गए? दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। सर यहाँ पे पक्का 21 डी को ही रिप्रेजेंट करेगा, पक्का? अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। बेटा 1 0 तो डी के लिए होना चाहिए। 21 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर 2 यहाँ 1 यहाँ, सर 21 रिप्रेजेंट कर रहा है डी को। तो मेरे तीन ऑप्शन बच गए। अब बेटा 13 चेक करना, सर 1 या 3 या, सर 13 जो नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आई को। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 31 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 या 1 या, 31 रिप्रेजेंट कर रहा है एन को। एन को ही करना चाहिए। 12 1 या 2 या, सर 12 रिप्रेजेंट कर रहा है पी को। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत बेटा ये कोडिंग का ही, ये जो मैट्रिक्स है ना, ये कोडिंग का ही पार्ट है। ये मैट्रिक्स जो है कोडिंग का ही पार्ट है, कोडिंग का। चलो, अब हम सीधा ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे चलते हैं कि हमारे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। सीधा मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चन दिखा देता हूं कि मैट्रिक्स में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस तरीके से पूछे गए हैं। अच्छा, ये कराना भी इसलिए जरूरी है कि गलती से अगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए, गलती से अगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया तो हम घबरा ना जाए। जैसे ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गया और हमसे पूछा है मैगी का कोड क्या होगा। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो आपने कभी कराया नहीं था कोडिंग का। चलिए साहब, आपके सामने चार विकल्प हैं, जल्दी से चेक करो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है?
पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि यहां पर बेटा ये एग्जाम्पल नहीं दिया गया कि ये नॉर्मल मैट्रिक्स है या इनवर्स। तो जब आपको पता नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम इसको नॉर्मल मैट्रिक्स मान के चलेंगे। पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों क्वेश्चन सॉल्व करो, चारों। अच्छी, अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है जी। तो सब ऑप्शन, हम बात करते हैं मैगी वर्ड की। ये जो 69 है बेटा ये आई के लिए होना चाहिए, आई के लिए जरा चेक करना। सर 6 यहां है, 9 यहां है, सर 69 डेफिनेटली आई को ही रिप्रेजेंट करेगा। 69 डेफिनेटली आई को रिप्रेजेंट करेगा। सर 23, सर 2 यहां 3 यहां, सर 23 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 23 रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, ए को। सर 12, 1 यहां 2 यहां, सर 12 रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 रिप्रेजेंट कर रहा है एल को, एल को। 69, सर 6 यहां 9 यहां, सर 69 रिप्रेजेंट कर रहा है, 69 रिप्रेजेंट कर रहा है आई को। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों लास्ट लेटर आई के लिए होना चाहिए, लास्ट लेटर आई के लिए होना चाहिए। तो दो ऑप्शन हमारे देखते ही एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन हमारे देखते ही एलिमिनेट हो गए, बिल्कुल जी हाँ एलिमिनेट हो गए दो ऑप्शन देखते ही। अच्छा दोनों में 86 है तो ये कंफर्म है 86 बेटा किसके लिए होगा? 100% जी के लिए होगा। 42, सर 4 यहां 2 यहां, सर 42 रिप्रेजेंट कर रहा है, 42 रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, हाँ सर ए के लिए हो गया, बिल्कुल सही है ना। 23, सर 2 यहां 3 यहां, सर 23 रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, और सर तीसरा जो दूसरा लेटर है वो ए ही है। 21 सर 2 यहां 1 यहां, सर 21 रिप्रेजेंट कर रहा है एम को, और 32 3 यहां 2 यहां, सर 32 रिप्रेजेंट कर रहा है बी को। तो यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जब आप ऑप्शंस को पीछे से एलिमिनेट करोगे तभी जल्दी एलिमिनेट होंगे। एग्जाम में ऑप्शन आगे से भी जल्दी एलिमिनेट हो सकते हैं। एग्जाम में जो ऑप्शंस हैं वो आगे से भी जल्दी एलिमिनेट हो सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पीछे से ही ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं, ऑप्शन आगे से भी एलिमिनेट जल्दी हो सकते हैं। जैसे कि ये वर्ड है फेल्ट। 24 बेटा 24 किसके लिए है? 2 यहां 4 यहां, सर 24 टी को रिप्रेजेंट करेगा, टी को। 85, सर 8 यहां 5 यहां, सर 85 रिप्रेजेंट करेगा जे को। 24 टी के लिए है। 89, सर 8 यहां 9 यहां, सर 89 रिप्रेजेंट करेगा, 89 नंबर रिप्रेजेंट करेगा आई को। तो लास्ट लेटर बेटा मेरा टी है, लास्ट लेटर टी है, लास्ट में टी नहीं है हटाओ, लास्ट में टी है, लास्ट में टी नहीं है हटाओ। अब बेटा 42 41 देखो, 42 41, 4 यहाँ 2 यहाँ, सर 42 तो ए के लिए है, 4 यहाँ 1 यहाँ, सर 41 किसके लिए है? एल के लिए। 41 एल के लिए है, 41 एल के लिए है, 42 ए के लिए है। जबकि सेकंड लास्ट लेटर बेटा एल के लिए होना चाहिए, ए के लिए नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। इसमें ना समझने जैसा तो कुछ है ही नहीं। हर लेटर को हर लेटर को कोड करना है तो ये क्वेश्चन इंडिविजुअल ऑप्शन से सॉल्व करना है आपको, इंडिविजुअल ऑप्शन से। 44 44 बेटा समय दिया तो था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, चलो 10 सेकंड का समय और ले लो।
हाँ जी, चलिए साहब, 44 किसके लिए होना चाहिए? टी के लिए। सर 4 यहाँ 4 यहाँ। सर 44 डेफिनेटली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। 75 7 यहाँ 5 यहाँ। सर 75 रिप्रेजेंट कर रहा है एस को, है ना। 88 सर 8 यहाँ 8 यहाँ। 88 रिप्रेजेंट कर रहा है ओ को। 11 सर 11 रिप्रेजेंट कर रहा है टी को, है ना। तो लेटर बेटा टी के लिए होना चाहिए, टी के लिए है लास्ट लेटर। दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अच्छा 33 3 यहाँ सर 33 रिप्रेजेंट कर रहा है एच को, जबकि ये होना चाहिए एस के लिए। 97 किसके लिए है? सर 9 यहाँ 7 यहाँ। सर 97, देखो 97 किसके रिप्रेजेंट करेगा? 97 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 97 रिप्रेजेंट करेगा वाई को, और लास्ट में वाई चाहिए। 22 और 14। सर 2 यहाँ 2 यहाँ। सर 22 किसके लिए है? डी के लिए। और 14 किसके लिए है? 1 यहाँ 4 यहाँ। सर 14 किसके लिए है? एच के लिए। तो ये और ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। सर 30, है ना, 3 और 0। 30 किसके लिए है? एन के लिए। 22 सर 22 किसके लिए है? डी के लिए। डी के लिए। ये भी गलत हो गया, बचा क्या? तो बस यही है मैट्रिक्स में, और कुछ नहीं है मैट्रिक्स में इसके अलावा। और कुछ भी नहीं है बेटा मैट्रिक्स में इसके अलावा, यही है। अब देखो एग्जाम एग्जाम में ना, पता है जब मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है ना, तो उससे पहले ना ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बच्चे ना डर जाते हैं ये इन्फॉर्मेशन देख के कि सर ये क्या बवाल है। तो बेटा ये बवाल बवाल कुछ नहीं है, बस यहां पर ये देखो, जैसे बी को कोड किया गया है 00 और 14 से, तो हमें यहां से पता चल जाता है कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो नॉर्मल मैट्रिक्स है या रिवर्स मैट्रिक्स है। बी को कोड किया गया है 00 और 14 से, तो यहां से हमें पता चल जाता है कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो नॉर्मल मैट्रिक्स है या फिर रिवर्स मैट्रिक्स है ना। कैसे पता चल जाएगा? चेक करो बेटा, बी को कोड किया गया था 14 से, तो 1 यहाँ 4 यहाँ। सर बी 14 से यानी कि नॉर्मल मैट्रिक्स है, नॉर्मल। फटाफट से ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी से।
ए, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कुछ नहीं है। सर अगर मान लो रूड वर्ड सही है तो 56 आर को रिप्रेजेंट करेगा। सर 5 यहां, 6 यहां। सर 56 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू को। तो पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो। 59, 5 यहां, 9 यहां। सर 59 रिप्रेजेंट कर रहा है आर को, तो मे बी ये ऑप्शन सही हो सकता है। 77, 7 या 7 या। सर 77 भी आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 95, 9 या 5 या। सर 95 भी आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तीन ऐसे ऑप्शन है जिसमें पहला लेटर आर है। 99 को चेक करना। सर 9 यहां, 9 यहां। 99 रिप्रेजेंट कर रहा है यू को। 56 को चेक करना, 5 या 6 या। 56 भी यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। 87, 8 या 7 या। सर 87 भी यू को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई। 34, सर 3 या 4 या। 34 रिप्रेजेंट कर रहा है डी को। ओ बेटे। 02 रिप्रेजेंट कर रहा है ई को, 02 ई को। 42, 4 यहां, 2 यहां। 42 रिप्रेजेंट कर रहा है डी को। तो आपने देखा, पहला लेटर आर होना चाहिए, पहला लेटर आर है, ये गलत हो गया, ये तीनों बच गए। दूसरा लेटर यू, ये तीनों बच गए। तीसरा लेटर डी, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। अब जो लास्ट में है, या तो 11 या 12 में से कोई एक लेटर ई को रिप्रेजेंट करेगा। सर 11 ही रिप्रेजेंट करेगा, कंफर्म है ई को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो 12 है वो तो टी के लिए है, टी के लिए। 12 टी के लिए। सर 03 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 0 यहां, 3 यहां। 03 टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 23, 2 यहां, 3 यहां। सर 23 रिप्रेजेंट कर रहा है 23 डी को। 20, सर 2 यहां, 0 यहां। सर 20 रिप्रेजेंट कर रहा है ई को। सर 11, 1 यहां, 1 यहां। सर 11 रिप्रेजेंट कर रहा है ई को। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, लास्ट में लेटर ई होना चाहिए। तो लास्ट में लेटर ई मेरे दो ऑप्शन में है। 87, सर 87, 87 रिप्रेजेंट कर रहा है यू को। 78, 78 भी रिप्रेजेंट कर रहा है यू को। 95, 95 रिप्रेजेंट कर रहा है आर को। 58, 58 रिप्रेजेंट कर रहा है एल को। तो सेकंड लेटर जो है वो आर होना चाहिए, सेकंड लेटर एल नहीं हो सकता। सेकंड लेटर एल नहीं हो सकता, है ना? बहुत बढ़िया। चलिए साहब, नेक्स्ट। 03, सर 03 रिप्रेजेंट कर रहा है टी को। 03 टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल गलत। 10 रिप्रेजेंट कर रहा है डी को, बिल्कुल गलत। 33, 33 रिप्रेजेंट कर रहा है ई को, तो लास्ट लेटर ई होना चाहिए। 02, 02 रिप्रेजेंट कर रहा है ई को। 56, बेटा कहीं से भी चेक करो, आगे से पीछे से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू 89, 8 यहां, 9 यहां। 89 रिप्रेजेंट कर रहा है एम को। 89 रिप्रेजेंट कर रहा है एम को, तो सेकंड लास्ट लेटर एम होना चाहिए, यू नहीं हो सकता। हाँ जी। तुम चेक कहीं से भी करो, आगे पीछे से, वो फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता है बिल्कुल भी कि आप चेक कहां से कर रहे हो। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप चेक कहां से कर रहे हो। बनाओ बेटा, जल्दी से, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बनाओ।
यस। अच्छा, ये क्वेश्चन हम जल्दी से ना ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। अगर बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को हमें बनाना है तो ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी से भी बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो ऑप्शन से? सर 43 जो नंबर है, 4 यहां पर है, 3 यहां पर है सर, 43 नंबर रिप्रेजेंट करेगा बी लेटर को, बी। तो हमारा ऑप्शन बी से शुरू होना चाहिए, बी से शुरू होना चाहिए, ये बच गया। अब बेटा बाकी के तीनों ऑप्शन में दूसरा लेटर आई है तो इसको चेक मत करो, 96 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये कंफर्म आई है, कंफर्म आई है। सीधा 30 को चेक करो सर, 30 को चेक किया तो ये टी है, टी, और बी आई टी से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो यहां पे हमें सिर्फ ये दो नंबर चेक करने पड़े बस। सर 86, सर अगर मैं 86 पे ध्यान दूं तो 86 जो नंबर है वो लेटर आर को रिप्रेजेंट करेगा, आर को रिप्रेजेंट करेगा तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 75, सर 75 रिप्रेजेंट करेगा आई को, आर आई को रिप्रेजेंट करेगा, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया ये रहा। 75 आई के लिए है, 86 आर के लिए, आर आई से ऑप्शन शुरू होगा, आर आई से। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि आर को चेंज किया है 01 से, आर को 01 से चेंज किया है। तो यहाँ पे 01 देख लो, 01 वास्तव में आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वास्तव में आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नॉर्मल मैट्रिक्स है। तो बताओ ये जो फोक वर्ड है इसकी कोडिंग क्या होगी, जल्दी से बताओ। ये जो फोक वर्ड है इसकी कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, फोक वर्ड की कोडिंग क्या होगी? हो रहा है ना बेटा, दो दो सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, है ना। दो दो सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना। कुछ है ही नहीं बेटा। 67, बेटा 67 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 67 ओ को रिप्रेजेंट करेगा, 77 के को रिप्रेजेंट करेगा, 55 ओ को रिप्रेजेंट करेगा, 77 के को रिप्रेजेंट करेगा। दो ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट करता हूं। सर 13 रिप्रेजेंट करेगा आर को, 11 रिप्रेजेंट करेगा एफ को, हटा दो, खत्म। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेटा यहां पर क्या है, यहां पर एच को रिप्रेजेंट किया गया है 10 और 22 से, तो 10, सर 10 बहुत बढ़िया, 10 बहुत बढ़िया, यानी कि नॉर्मल मैट्रिक्स है ये भी। तो बताओ फिश का कोड क्या होगा? मुश्किल से 5 सेकंड या मतलब 5 to 10 सेकंड लगने चाहिए आंसर देने में, इससे ज्यादा लगने भी नहीं चाहिए, 5 से 10 सेकंड का समय लगना चाहिए, बस बात खत्म। 5 से 10 सेकंड का समय लगना चाहिए, इससे ज्यादा समय लगना भी नहीं चाहिए।
बना बेटा फटाफट से। कंप्लीट। चलिए साहब, बोर्ड पर ध्यान से देखना। सर 69 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 6 या 9 या 69 रिप्रेजेंट करेगा एस को। 41 सर 4 यहाँ 1 यहाँ 41 रिप्रेजेंट करेगा एस को। 22 रिप्रेजेंट करेगा एच को। 88 रिप्रेजेंट करेगा एस को। तो दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। 88 रिप्रेजेंट करेगा एस को। 67 रिप्रेजेंट करेगा आई को। तो बेटा सेकंड लेटर होना चाहिए, सेकंड लेटर होना चाहिए एस, सेकंड लेटर एस होना चाहिए। खता दो सर। यहां पर जो लॉजिक है, यहां पर टी को रिप्रेजेंट किया गया है 65 से। अगर मैं टी को 65 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो जरा चेक करना, मेरी नॉर्मल मैट्रिक्स है 6 यहाँ 5 यहाँ 65 सर नॉर्मल मैट्रिक्स है, नॉर्मल। चलिए फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन के आंसर लिखिए। नॉर्मल मैट्रिक्स है बेटा मेरी, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए। हाँ जी, बना बना बेटा फटाफट से बना, इन दोनों क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी सर, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। 59 सर 59 रिप्रेजेंट करेगा जे को। 89 सर 89 रिप्रेजेंट करेगा टी को। 65 रिप्रेजेंट करेगा टी को। 58 रिप्रेजेंट करेगा टी को। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, 98 सर 98 रिप्रेजेंट करेगा एस को। 55 रिप्रेजेंट करेगा एस को। 67 रिप्रेजेंट करेगा, एक भी नहीं एलिमिनेट हुआ। 76 रिप्रेजेंट करेगा यू को। 69 रिप्रेजेंट करेगा यू को। 57 रिप्रेजेंट करेगा यू को। भाई यानी कि अगर इस क्वेश्चन को हम आगे से एलिमिनेट करते तो जल्दी हो जाता है एलिमिनेशन। 13 रिप्रेजेंट करेगा वी को, और 21 रिप्रेजेंट करेगा सी को, और 12 रिप्रेजेंट करेगा डी को। तो पहला लेटर डी होना चाहिए, DUST, ऑप्शन डी। 34 किसके लिए है? 34 बेटा, अब बेटा एग्जाम में पता थोड़ी होता है कि आगे से जल्दी एलिमिनेशन हो गया, पीछे से। 40 रिप्रेजेंट कर रहा है सी को, और 12 रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 रिप्रेजेंट कर रहा है डी को। तो मेरे दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गए, मेरे दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गए। 04 रिप्रेजेंट कर रहा है एम को, और 42 है ना, 42 रिप्रेजेंट कर रहा है एम को। 57 रिप्रेजेंट कर रहा है यू को। 68 रिप्रेजेंट कर रहा है ए को। तो ये भी हटा दो, है ना। तो अगेन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। हाँ जी, चलिए साहब फटाफट से। अच्छा यहाँ पर एक और बच गया क्वेश्चन, 12 13 14 भी बच गया, पंप। हाँ, तो ये पीछे हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। तो मतलब नॉर्मली क्वेश्चन है, बस आप मैं देखना चाह रहा हूँ कोई रिवर्स मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है कि नहीं प्रेजेंट। रिवर्स मैट्रिक्स का है कि नहीं। एन को कोड किया गया है 24 से, तो एन की कोडिंग 24 है। 2 यहाँ 4 यहाँ सर नॉर्मल, ये भी नॉर्मल मैट्रिक्स है, लेकिन ये रिवर्स मैट्रिक्स भी यहाँ पर हो सकती है। और 04 एन है, हाँ ये नॉर्मल मैट्रिक्स है हमारी, ये भी नॉर्मल मैट्रिक्स है, ये भी नॉर्मल। एम को रिप्रेजेंट किया गया है 14 से, एम को 14, 1 यहाँ 4 यहाँ, हाँ सर ये भी हमारी नॉर्मल मैट्रिक्स है।
ये भी क्वेश्चन आप बना ही दोगे, नॉर्मली क्वेश्चन है भाई, है ना। ये सारे के सारे सेम सेम ही क्वेश्चन है, कुछ भी इनमें कहीं भी कोई डिफरेंस है ही नहीं किसी भी क्वेश्चन में। ए को रिप्रेजेंट किया गया है 12 से, तो सर 1 यहाँ 2 यहाँ, हाँ सर 12A। ये भी सब नॉर्मल मैटर, ये सब के सब क्वेश्चंस बेटा बहुत इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं, सारे एक जैसे क्वेश्चन है, कुछ भी फर्क नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, है ना। सारे एक जैसे क्वेश्चन है। हम्म। जी। ये तो सीधा सीधा नंबर है, सीधा नंबर दे दिए, नंबर से वर्ड बनाने हैं। ओके। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सब आप बना लोगे, ये सारे के सारे। चलिए साहब, तो ये मैट्रिक्स के क्वेश्चंस थे बेटा। इसकी मैट्रिक्स की मैं एक चीज बता दूं आपको, ना तो आपको रिवीजन की नीड है इन फ्यूचर, ना तो कोई रिवीजन करना है, ना ही आपको प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक की। ये एक ऐसा चैप्टर है, ना तो इन फ्यूचर का भी रिवीजन, ना इन फ्यूचर का भी प्रैक्टिस, कुछ नहीं करना। आज पढ़ा बस मामला खत्म। ये एक ऐसा चैप्टर है, आज पढ़ा बस मामला खत्म, आज के अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं करना आपको। आज के अलावा इस चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। ना कोई रिवीजन करना है इस चैप्टर का इन फ्यूचर, ना आपको कोई प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं करना। समझ रहे हो। अब मैं आपको एक कुछ कोडिंग डिकोडिंग के ही कुछ स्पेशल क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग के, जब आपके एग्जाम में आए थे ना तो बच्चे उन क्वेश्चंस को देख के हिल गए थे, है ना। वो समझ नहीं पाए थे हमारे साथ हो क्या रहा है, उनको ये लगा था कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हो गया। तो मैं वो क्वेश्चन एक बार करा देता हूँ आपको। हाँ जी। हालांकि वो क्वेश्चन एक ही बार एग्जाम में आया, उसके बाद दोबारा कभी नहीं आए। और जब पहली बार क्वेश्चन आया था ना तो बच्चे डर गए थे, उनको लगा कि ये जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग के क्वेश्चन ही नहीं है। जरा देख लो मैं किन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनको लगा था कि इसमें रीजनिंग का कोई लॉजिक ही नहीं है, ये गलती से इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन, गलती से इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस हैं वो रीजनिंग में पूछ लिए गए। तो इन फ्यूचर अगर गलती से दोबारा ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अरे ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के देखे गए थे, एक बार देखे गए थे, ज्यादा बार तो नहीं, है ना, 1 से 2 बार पेपर में देखे गए हैं बस ये वाले क्वेश्चन। आपको पूरे तरीके से लग रहा होगा सर क्वेश्चन को हिंदी में तो लिख दो, लेकिन भैया हिंदी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ है, हिंदी लैंग्वेज में भी ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ है। हिंदी लैंग्वेज में कुछ अलग से नहीं लिखा हुआ, हिंदी में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। जिस एग्जाम में अंग्रेजी नहीं आती है उस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ है। समझ रहे हो। तो ये मत समझना हिंदी में कन्वर्ट करना है, हिंदी में कुछ नहीं है ये। तो बच्चों को लगा सर गलती से एग्जामिनर से मिस्टेक हुई है, उसने अंग्रेजी लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस हैं वो सर रीजनिंग में डाल दिए। लेकिन ये कोई गलती एग्जामिनर से नहीं हुई थी, ये एक्चुअल में रीजनिंग के ही क्वेश्चन है ना। हिंट मैं आपको दे दूं, किसी पर्टिकुलर लॉजिक से मैं एक वर्ड से दूसरा वर्ड बना रहा हूं, वो लॉजिक आपको आइडेंटिफाई करना है, वो लॉजिक आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस लॉजिक से एक वर्ड दूसरे वर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहां पर वर्ड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सर हमें तो इन वर्ड्स की मीनिंग ही नहीं पता, तो नहीं पता तो मत पता होने दो, तुम्हें वर्ड्स के मीनिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, वर्ड्स के मीनिंग से आपको कुछ लेना देना नहीं है, वर्ड्स के मीनिंग से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। समझ रहे हो। हम्म।
वर्ड के मीनिंग से आपको कोई लेना देना नहीं है। ये 3 क्वेश्चन है बेटा। ये 3 क्वेश्चन है। इनवर्स मैट्रिक्स का क्वेश्चन कुछ नहीं है यार, वो तो उसमें रिवर्स मैट्रिक्स कोडिंग होगी, पहले कॉलम का कोड कर लो फिर रो का कोड। इनवर्स मैट्रिक्स वैसे आज तक एग्जाम में आया नहीं है कभी किसी एग्जाम में। मैं तो आपको बता रहा था कि गलती से अगर इनवर्स मैट्रिक्स आ जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले कॉलम की कोडिंग करनी है देन रो। जैसे इनवर्स मैट्रिक्स में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 14 है, तुमने 14 को ऐसे कोड किया ना ई से। इनवर्स मैट्रिक्स में क्या होगा, पहले एक ऊपर और फिर 4 नीचे। तो वहां पर 14 की कोडिंग ई नहीं होगी, पी होगी। अगर एग्जाम में लिखा है कि 14 इज इक्वल टू पी, तो ये रिवर्स मैट्रिक्स है, पहले कॉलम देन रो, 1 4, ये इनवर्स में चला जाएगा। अगर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इस मैट्रिक्स को देने के बाद लाइक डेट, तो फिर सारी ये जितनी भी कोडिंग है ना ये उल्टी होगी, पहले ऊपर पढ़ोगे देन नीचे पढ़ोगे। ये है इनवर्स मैट्रिक्स और कुछ नहीं है ना। एक क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चन ये है, डॉलर PRZ KTQ हैश, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए है यहां पर ऑप्शन ए है NPX, NPX, NPX. If dollar is equal to NPX, then has is equal to, then has is equal to नहीं 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 नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया। PRZ, पहले PRZ लिखना है, पहले लिखना है PRZ और फिर डॉलर और फिर हैश और फिर KTQ, ये लॉजिक है। इसको उल्टा कर लो क्वेश्चन को, इसको उल्टा कर लो बेटा, इसको उल्टा कर लो। तो यहां पर हैश की जो वैल्यू है, हैश की जो वैल्यू है वो क्या है, आई, मतलब वो भी क्वेश्चन करा दूंगा मैं, ये भी क्वेश्चन कर लो, बात एक ही है, दोनों ही क्वेश्चन कर लो तुम, है ना। ऑप्शन बी, इफ डॉलर इज इक्वल टू NPX देन हैश इज इक्वल टू MVS, ये भी क्वेश्चन कर लो और ये वाला भी क्वेश्चन कर लो। पहले डॉलर लिख लो, डॉलर कॉलम ADF CDCEJ हैश, ये वाला क्वेश्चन भी कर लो। ऑप्शन ए, इफ डॉलर इज इक्वल टू DG, if dollar is equal to if dollar is equal to DGI, then then has is equal to, then has is equal to ZBG, if dollar is equal to DGI, then has is equal to, then has is equal to FHM। ये 5 क्वेश्चन है बेटा, ये भी कोडिंग के थोड़े से स्पेशल क्वेश्चन है पांचों। इन पांचों क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना, इन पांचों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये थोड़े से स्पेशल क्वेश्चन है। इन पांचों क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो।
हाँ जी, ये सारे के सारे भी ना, हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये भी कोडिंग डिकोडिंग की ना एक यूनिक फॉर्म है। बोर्ड पर ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। सर यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का पता है क्या लॉजिक है? इस पर्टिकुलर वर्ड में जो एम लेटर है वो पहला लेटर है, इस पर्टिकुलर वर्ड में एम लेटर दूसरा है, यहाँ पर जो एम लेटर है वो दूसरा लेटर है ना? यहाँ पर जो एम लेटर है वो तीसरा है, यहाँ पर एम लेटर चौथा है, यहाँ पर एम लेटर पांचवा है। अब हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें एम लेटर छठा हो। सर एम लेटर छठा नहीं है, एम लेटर छठा नहीं है, ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। 3 और 3 6, एम लेटर छठा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये लॉजिक था इसमें। लेटर एम की पोजीशन चेक करो, लेटर एम की पोजीशन, लेटर एम की पोजीशन, लेटर एम की पोजीशन हर बार बढ़ रही है। सर यहाँ पे ये ओडी से खत्म हुआ, ओडी से शुरू हुआ, यूआर पे खत्म हुआ, यूआर से शुरू हुआ, एएन पे खत्म हुआ, एएन से शुरू हुआ। तो बाबू ईएम पे खत्म है। अगर ईएम पे खत्म है तो हमारा जो ऑप्शन है ना वो ईएम से शुरू होगा। हमारा ऑप्शन ईएम से शुरू होगा, ईएम से। ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डिपेंडेंट, मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर्स इस क्वेश्चन के हो सकते हैं। सर यहाँ पे कितने लेटर है? यहाँ पे 3 लेटर है, यहाँ पे 4 लेटर है। हो जाएगी बेटा मैथ्स की क्लास, किसी रीजन से नहीं ले रहे होंगे राकेश सर क्लास। 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, 6 लेटर, 7 लेटर। तो बेटा टोटल 7 लेटर कहाँ आएंगे? 3 और 3 6 लेटर है, 3 और 3 6 7 लेटर। 7 लेटर कहाँ है? डिस्प्ले में। हाँ जी, 7 लेटर कहाँ है? डिस्प्ले में। सर ये टोटल 3 लेटर है, 4 लेटर, 5 लेटर, 6 लेटर। तो बेटा ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल की कोडिंग है ना? ये थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की कोडिंग थी। सर यहाँ पर अगर डॉलर की वैल्यू एनपीएक्स है, अगर डॉलर की वैल्यू एनपीएक्स है तो लॉजिक क्या लगेगा? 16 माइनस का 2 14, 18 माइनस का 2 16, 26 माइनस का 2 24। तो यही सेम लॉजिक मुझे यहाँ पे लगाना है। -2 -2 -2। बेटा 9 माइनस का 2 7 होता है, ऑप्शन ए गलत। अगर डॉलर की वैल्यू एनपीएक्स है, अगर डॉलर की वैल्यू एनपीएक्स है तो लॉजिक बना -2 -2 -2। यही लॉजिक मुझे यहाँ लगाना है। -2 -2 -2, 13 माइनस का 2 11, 22 माइनस का 2 20 और 19 माइनस का 2 17। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अगर डॉलर की वैल्यू डीजीआई है, अगर डॉलर की वैल्यू डीजीआई है, इसमें क्या हो रहा है सर? 4 माइनस का 3, 4 माइनस का 3 1, 7 माइनस का 3 4, 9 माइनस का 3 6 हो गया, -3 -3 -3। तो बेटा यहाँ पे -3 -3 -3 करके सी माइनस का 2 कितना हो? सी माइनस का 3 0 0, 5 माइनस का 3 2 और 10 माइनस का 3 7। जेड बी जी, जेड बी जी, डॉलर की वैल्यू डीजीआई है, डीजीआई है तो हैश की वैल्यू आएगी जेड बी जी, जेड बी जी। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे, ये जितने भी क्वेश्चन है कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें क्या है? ओडी पे खत्म हो रहा है ये वर्ड, तो हमारा अगला वर्ड ओडी से ही शुरू होगा। ये यूआर पे खत्म हो रहा है तो अगला वर्ड यूआर से ही शुरू होगा। ये एएन पे खत्म हो रहा है तो अगला वर्ड एएन से शुरू होगा। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ये कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। इन सारे क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स हैं, इन सारे क्वेश्चंस के क्या है? मल्टीपल आंसर्स हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या है कि भैया हमने पहले ऑप्शन ए चेक किया, हमने डॉलर की वैल्यू एनपीएक्स मान ली। अगर डॉलर की वैल्यू एनपीएक्स है तो यहां से रिलेशन क्या बनेगा सर? -2 और -2। तो जो लॉजिक यहाँ पे लगा है वही सेम लॉजिक बेटा हैज में लगेगा, वही सेम लॉजिक हैज वाले
सिंबल में लगेगा। तो हैज में भी हमने सेम लॉजिक लगा दिया, -2 -2 -2। तो अगर बेटा 9 में से 2 घटाएंगे तो 7। क्या ये जी है सर? नहीं, लेटर जी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए गलत। अगर डॉलर की वैल्यू एनपीएक्स है, अगर डॉलर की वैल्यू एनपीएक्स है तो लॉजिक बना -2 -2 -2। यही सेम लॉजिक बेटा हैज की वैल्यू में लगेगा। तो इसमें -2 -2 -2 करके ये आ जाना चाहिए के टी क्यू। तो 13 माइनस का तो 11, 22 माइनस का तो 20, 19 माइनस का तो 17 है ना। तो ये था चौथा क्वेश्चन, और ऐसा ही कुछ पांचवा क्वेश्चन है, ऐसा ही कुछ पांचवा क्वेश्चन है। तो फाइनली बेटा, फाइनली अब आप अल्फाबेट से रिलेटेड सारे के सारे चैप्टर बहुत शानदार और जानदार तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 8 चैप्टर हैं जो अब आप पढ़ चुके हैं, और ये आठों के आठों टॉपिक रिलेटेड टू अल्फाबेट। ठीक है, हाँ जी। हालांकि आज से पहले जितनी भी क्लासेस थी उन क्लासेस के क्वेश्चन एग्जाम में आना तय है, डेफिनेटली तय है। लेकिन आज की क्लास के क्वेश्चंस एग्जाम में आना तय नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस 3-4 साल पहले आने बंद हो चुके हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो 3-4 साल पहले आए थे, उसके बाद बंद हो गए, बट फिर भी हमने करा दिए, इन फ्यूचर कभी आ जाए एग्जाम में तो। इसीलिए आज की क्लास में जो भी पढ़ा, ना तो दोबारा रिवीजन करना, ना अलग से कोई प्रैक्टिस करनी है, ना तुम्हें क्लास क्वेश्चन की जरूरत है, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है आज की क्लास के लिए। ठीक है, चलिए साहब। सर आज टेक्नीशियन के एग्जाम में पूरे रीजनिंग के क्वेश्चन इजी लगे, धन्यवाद सर जी। अबे किस बात का धन्यवाद दे रहे हो? अभी 1 महीना तो तुम्हें हुआ है मुझे पढ़ाते हुए, तुमने 1 महीने में पूरी रीजनिंग खत्म कर ली। तो तुम्हें अभी तो मैंने सिर्फ अल्फाबेट वाला पोर्शन खत्म किया है 1 महीने में। तो ये पूरा 1 महीना लगता है हमें कंप्लीटली अल्फाबेट वाला पोर्शन खत्म करने में, जो रीजनिंग की नींव है, नींव। ठीक है, यही नींव है रीजनिंग की अल्फाबेट से रिलेटेड। समझ रहे हो? जो नींव आपने कंप्लीट कर ली। चलिए साहब, तो लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, शुक्रिया, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।